हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सुहाग रात का थप्पड़। दोस्तों, सुहाग रात जिंदगी की ऐसी रात है कि शादी के पहले जहां युवा इसके ख्यालों में खोए रहते हैं, वहीं शादी के बाद इसकी यादों में। यही वजह है कि हर दंपति इसे यादगार बनाना चाहता है। सुहाग रात नीरस और उबाऊ लोगों को भी गुदगुदा जाती है। फिर मनीष तो 22 साल का नौजवान था। वह इस रात का तब से इंतजार कर रहा था जिस दिन उसकी शादी तय हुई थी। शाम से ही उसके जीजा और भाभियां सुहागरात का कमरा सजाते हुए उससे हंसी मजाक भी कर रहे थे। घर में सबसे छोटा होने की वजह से उसे तमाम नसीहतें भी मिल रही थी, जिससे उसे चिढ़ सी हो रही थी। एक तो वह शादी के उबाऊ रीति रिवाजों से वैसे ही तंग था, दूसरे पंडित की वजह से 2 दिन गुजर जाने के बाद भी वह पत्नी पूजा के पास नहीं जा सका था। सिर्फ उसके पायलों की छनछनाहट और चूड़ियों की खनखनाहट ही उस तक पहुंच सकी थी। उतरती मई की भीषण गर्मी से बेखबर मनीष बेचैनी से रात होने का इंतजार कर रहा था। जनवरी में उसकी और पूजा की सगाई हुई थी। तभी से उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। अब जब मिलन की घड़ी नजदीक आई तो ये जीजा और भाभियां बेवजह समय बर्बाद कर रहे थे। जैसे तैसे वह घड़ी आ ही गई। भाभियों ने उसे बुलाकर सुहाग कक्ष में धकेल दिया। कमरे के अंदर जाते ही मनीष ने पहला काम लाइट बुझाने का किया तो बाहर से भाभियों के हंसने के साथ आवाजें आई। लाला, अंधेरे में दुल्हन का चेहरा कैसे दिखेगा? कहीं ऐसा न हो कि भाभियां दरवाजे से कान सटाए मजे लेने की सोच रही हो। इसीलिए मनीष कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। जब उसे लगा कि बाहर कोई नहीं है तो वह उस पलंग की ओर बढ़ा जिस पर दुल्हन पूजा सिमटी गठरी सी बनी बैठी थी। पूजा का क्या हाल है यह उसे पता नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। किसी तरह उसे काबू में करके वह पलंग पर जाकर बैठ गया और पूजा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। पूजा उसी तरह सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। लड़कियां कितना भी पढ़ी लिखी और आधुनिक क्यों ना हो जाए, वे इस रात को शर्माती ही हैं। यह मनीष को पता था, इसलिए उसने पहल करते हुए पूजा की ओर हाथ बढ़ाया तो वह इस तरह चौंक कर पीछे हट गई मानो करंट लगा हो। मनीष ने पूछा, क्या हुआ? जवाब में पूजा कुछ नहीं बोली तो मनीष ने अगला सवाल किया, कोई परेशानी है क्या? नहीं, पूजा ने धीमे से संक्षिप्त सा जवाब दिया। मनीष की जान में जान आई कि चलो जवाब तो मिला। उसने पूछा, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, पूजा ने कहा। पूजा की बात का मतलब समझकर मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहाँ तुम्हें खाए जा रहा हूँ। वैसे भी यह रात बातों के लिए बनी है, वह तो जिंदगी भर होता रहेगा। इतना कहकर मनीष ने पूजा का हाथ पकड़ा तो उसने उसका हाथ झटक दिया। पत्नी की इस हरकत से उसका माथा ठनका। उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, आखिर बात क्या है? आप मुझे छू भी नहीं सकते क्यों? बस यूं ही, कोई तो बात होगी। मेरी तुमसे शादी हुई है, इसलिए तुम्हें छूने का मेरा हक बनता है। अगर कोई बात है तो बताओ, मनीष ने व्याग्रता से कहा। जवाब में पूजा कुछ नहीं बोली तो मनीष झल्ला उठा। पूजा की बेरुखी से उसके सुहागरात के सारे अरमान झुलस गए थे। वह यह सोच सोच कर हल्का होने लगा कि पूजा उसे छूने क्यों नहीं दे रही है। यह बात उसकी मर्दानगी और वजूद को ललकार रही थी। इसलिए
उसने एक बार फिर थोड़ा गुस्से से पूजा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो इस बार पूजा ने भी थोड़ा गुस्से से उसका हाथ और जोर से झटक दिया। चटाक की आवाज के साथ एक जोरदार तमाचा पूजा के गाल पर पड़ा। जहां चुंबन जड़ा जाना चाहिए था, वहां तमाचा जड़ दिया गया था। थप्पड़ की वह आवाज कूलर के शोर में दब गई थी, लेकिन इससे इस बात का खुलासा हो गया था कि पूजा पति को शरीर सौंपने की कौन कहे, छूने तक नहीं देना चाहती थी वो। निराश मनीष पलंग पर दूसरी ओर मुंह करके लेट गया। उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे, लेकिन मन के किसी कोने में अभी भी एक आस थी कि पूजा शायद हंसते हुए कहेगी कि क्या हुआ यार, मैं तो मजाक कर रही थी, जबकि तुम सीरियस हो गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका दिल टूट चुका था, पर दिमाग दुरुस्त था। उस समय उसकी समझ और धैर्य दाद देने के लायक थी। वह एकदम से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था, लेकिन दाल में कुछ काला है यह वह जरूर समझ गया था। कुछ ही देर में वह बेचैन और बेबस नए पति की जगह एक गंभीर युवक बन गया था। मनीष के पिता सीताराम मीणा का अपने सीहोर रोड स्थित गांव भैंसाखेड़ा में ही नहीं, पूरे मीणा समाज में खास रसूख था। उनकी गिनती इलाके के संपन्न किसानों में होती थी। इसके अलावा उनकी अच्छी खासी चलती दूध की डेयरी भी थी। डेयरी की जिम्मेदारी मनीष ही संभालता था। उसके चाचा परशुराम मीणा का नाम कौन नहीं जानता। वह राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ के बेहैसियत विधायक ग्रामीण प्रतिनिधि हैं और भाजपा से पार्षद भी रह चुके थे। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे मनीष ने पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन कम उम्र में ही उसे खेती किसानी खासकर डेयरी में रुचि जाग उठी थी। इसलिए नौकरी के बारे में उसने सोचा ही नहीं। मीणाओं में लड़के लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी, लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया है। मनीष जब खेती किसानी में रम गया और उम्र भी शादी लायक हो गई, तो उसके पिता ने उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी पूजा से तय कर दी थी। ससुराल के बारे में मनीष सिर्फ इतना जानता था कि वे लोग भी उसी की तरह संपन्न किसान हैं। इसके अलावा उसके ससुर एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उसने रिश्तेदारों से यह भी सुन रखा था कि उसकी होने वाली पत्नी बहुत खूबसूरत है। जनवरी में पूजा से उसकी सगाई हुई थी और 29 मई को शादी। 30 मई को मनीष पूजा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया था। पूजा के बारे में ही सोचते सोचते मनीष की आंख लग गई थी। आंख खुली तो उसे लगा शायद सुबह होने वाली है। उसने पलटकर पूजा की ओर देखा। वह अब भी जाग रही थी। सुहागरात को पत्नी को थप्पड़ का तोहफा देकर मनीष बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन उसने बर्ताव ही ऐसा किया कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसे उठता देख पूजा भी उठ बैठी। बाहर जाते हुए उसने पूजा से कहा, आज तुम्हारी विदाई है, लेकिन अब जब भी आना खुलकर बात करना, वरना मेरे घर वालों को तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी, ठीक है? पूजा ने कहा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तुम्हारे आने तक मैं खामोश रहूँगा, कहकर मनीष चला गया। पूजा विदा होकर मायके आ गई। पत्नी के व्यवहार से मनीष गुमसुम और उदास रहने लगा था, जिसे घर वालों ने पूजा की याद समझा। कोई भी उसके दिल की व्यथा नहीं समझ सका था। बात भी ऐसी थी जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता था। 2-4 दिनों के बाद घर वालों की बातचीत से पता चला कि 25 जून को वे पूजा को विदा कराने जाएंगे। पूजा की विदाई के बारे में जानकर उसका दिल धड़का जरूर, लेकिन पत्नी के आने की जो खुशी किसी के मन में होती है वह कहीं भी नहीं थी। घर वाले 25 जून को पूजा को विदा करा ले आए।
उस दिन रिवाज के अनुसार घर में पूजा पाठ का आयोजन था। उस आयोजन में काफी लोगों को बुलाया गया था, इसीलिए घर में काफी चहल पहल थी। उस दिन मनीष सुबह ही अपनी भैंसों को लेकर जंगल की ओर चला गया था, क्योंकि घर में पूजा होने की वजह से दोपहर को उसे जल्दी वापस आना था। दोपहर बाद होने वाली पूजा में उसकी मौजूदगी जरूरी थी। वह भैंसों को लेकर कुछ ही दूर गया था कि उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उभरा नंबर पूजा के फुफेरे भाई संदीप का था। उससे उसे लगा कि पूजा ने ही कोई संदेश भिजवाया होगा। उसने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से संदीप ने कहा, जीजाजी आप बेरागढ़ आ जाइए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मनीष ने यह भी नहीं पूछा कि क्या बात करनी है। उसने अपनी भैंसें चचेरे भाई के हवाले की और खुद बेरागढ़ की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में बीनापुर निवासी वीरेंद्र अपनी एसयूवी कार लिए मिल गया था। वीरेंद्र को वह जानता था। वह संदीप का दोस्त भी था और रिश्तेदार भी। पूजा के यहाँ भी उसकी रिश्तेदारी थी। वीरेंद्र ने कहा कि संदीप यहीं आ रहा है, तो वह वहीं रुक गया। इसके बाद वीरेंद्र ने उसे अपनी कार में रखी माजा की बोतल निकालकर थमा दी। दूसरी एक बोतल निकालकर उसने खुद खोल दी। दोनों माजा पीते हुए बातचीत करने लगे। दूसरी ओर सुबह का गया मनीष दोपहर तक घर नहीं लौटा, तो घर वाले नाराज होने लगे कि कम से कम आज तो उसे जल्दी आ जाना चाहिए था। परेशानी की बात यह थी कि एक तो उसका फ़ोन बंद था, दूसरे वह किसी को कुछ बताकर नहीं गया था। इंतजार करते करते शाम और फिर रात हो गई और मनीष लौटकर नहीं आया, तो घर वालों की नाराजगी चिंता में बदल गई। उसकी तलाश शुरू हुई। जब उसके बारे में कहीं से कोई खबर नहीं मिली, तो देर रात उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना खजूरी सड़क में दर्ज करा दी गई। पूजा में आए ज़्यादातर लोग वापस चले गए थे। सभी की नज़रें पूजा पर टिकी थी कि वह पति के लिए परेशान है, जबकि सही बात यह थी कि सिर्फ वही जानती थी कि इस समय मनीष कहाँ है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। दोपहर को ही उसके मोबाइल पर मैसेज आ गया था कि काम हो गया है, यानी मनीष की हत्या हो चुकी है। मनीष के घर वालों ने वह रात आंखों में काटी। सुबह घर वाले उसकी तलाश में निकलते हैं। उसके पहले ही थाने से खबर आ गई कि मनीष की लाश बरामद हो गई है। यह खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। रोना पीटना सुनकर पूरा गांव सीताराम के घर इकट्ठा हो गया था। थाना खजूरी सड़क के थाना प्रभारी NS रघुवंशी ने गांव वालों की सूचना पर कोलू खेड़ी के जंगल में मनीष की लाश बरामद की थी। लाश की शिनाख्त तुरंत हो गई थी। उसकी गुमशुदगी दर्ज ही थी, इसीलिए तुरंत उन्होंने लाश बरामद होने की जानकारी उसके घर वालों को दे दी थी। एक कदावर भाजपाई नेता के भतीजे की हत्या की सूचना पाकर पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। लाश देखकर ही लगता था कि उसकी हत्या गला दबाकर कहीं दूसरी जगह की गई थी। सबूत मिटाने और पुलिस को चकमा देने के लिए लाश यहां लाकर फेंकी गई थी। शुरुआती पूछताछ में यह उजागर हो गया था कि मनीष में ना कोई ऐब था, न किसी से उसकी रंजिश थी। तब किसी ने उसकी हत्या क्यों की, पुलिस की यह समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस को जब पता चला कि मनीष की अभी जल्दी ही शादी हुई है, तो पुलिस का ध्यान तुरंत उसकी नवविवाहिता पत्नी पूजा पर गया। पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना ने मनीष और पूजा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवा ली। इस कॉल डिटेल से पता चला कि शादी के बाद पूजा 25 दिन मायके में रही और इस बीच मनीष से उसकी एक भी बार बात नहीं हुई, जबकि एक अन्य नंबर पर पूजा ने इन्हीं 25 दिनों में 470 बार बात की थी। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया
तो वह नंबर पूजा के बीनापुर निवासी एक रिश्तेदार वीरेंद्र मीणा का था। इसके बाद मनीष की हत्या का राज खुलने में देर नहीं लगी। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर वीरेंद्र से पूछताछ की गई तो उसने तुरंत मनीष की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया, मांझा की बोतल में मैंने नींद की गोलियां घोलकर मनीष को पिला दी थी। जब वह बेहोश होने लगा तो मैंने उस अंगोछे से उसका गला घोंट दिया था। उसके बाद संदीप की मदद से उसकी लाश को ले जाकर कोल्हू-खेड़ी के जंगल के रास्ते पर फेंक दिया था। वीरेंद्र मीणा ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में मनीष की हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाई थी वह इस प्रकार थी। वीरेंद्र और पूजा एक दूसरे को प्यार करते थे। यह सिलसिला तकरीबन 4 सालों से चला आ रहा था। भोपाल में करोंद में समाज के एक धार्मिक समारोह में दोनों की मुलाकात हुई थी। तो उसी पहले मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। इनके प्यार की मध्यस्थता कर रहा था पूजा का फुफेरा भाई संदीप। वही दोनों के मिलने जुलने की व्यवस्था करता था। वीरेंद्र और संदीप आपस में रिश्तेदार थे। संदीप पूजा का भाई था, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता था कि वह बहन को ले जाकर उसके प्रेमी वीरेंद्र को सौंपता होगा। वीरेंद्र होनहार भी था और स्मार्ट भी। वह IAS की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने दिल्ली जाकर कोचिंग भी की थी। स्नातक भी उसने जालंधर विश्वविद्यालय से किया था। बड़े शहरों में रहने की वजह से वह रहता भी ठाठ से था। खानदानी रईस था ही। पूजा और वीरेंद्र का प्यार परवान चढ़ा तो शादी की भी बात चली, लेकिन पूजा के पिता ने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि वीरेंद्र उनका दूर का रिश्तेदार था। इसके बावजूद पूजा और वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल घर वाले जरूर मान जाएंगे। लेकिन जब पूजा के पिता ने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे मनीष से तय कर दी तो उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। पूजा शादी के लिए मना नहीं कर पाई, लेकिन उसने वीरेंद्र को भरोसा दिलाया कि वह जब तक जिंदा रहेगी तन मन से उसी की रहेगी, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। कोई उसे छू नहीं पाएगा। ऐसा हुआ भी। पूजा ने सचमुच मनीष को हाथ नहीं लगाने दिया था। सुहागरात को थप्पड़ वाली बात उसने वीरेंद्र को बताई तो उसका खून खोल उठा। उसने उसी समय कसम खाई कि मनीष दोबारा पूजा को हाथ लगाए उसके पहले ही वह उसकी हत्या कर देगा। वीरेंद्र, पूजा और संदीप तीनों ही हम उम्र थे। वीरेंद्र संपन्न परिवार का था और उसके पास SUV कार भी थी। उसका बहुत बड़ा मकान था और फिल्मी हीरो जैसे लटके झटके भी। इसलिए पूजा को मनीष रास नहीं आया था। उसे वह डेयरी वाला नहीं बल्कि भैंसों के तबेले वाला नौकर लगता था। तीनों का सोचना था कि मनीष की हत्या के बाद पूजा विधवा हो जाएगी। उसके कुछ दिनों बाद वीरेंद्र उससे शादी कर लेगा, क्योंकि मीणा समाज में आज भी विधवा से जल्दी कोई शादी नहीं करता। पूजा के सपने बड़े थे, इसलिए उसके इरादे खतरनाक हो गए थे। मनीष के हाथों थप्पड़ खाकर वह नागिन सी फुफकार उठी थी। वीरेंद्र के बयान के आधार पर पुलिस ने पूजा और संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उन दोनों ने अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। पूजा का तो कहना था कि वह भले ही जेल में रहेंगी, लेकिन अपने प्रेमी के साथ एक छत के नीचे तो रहेगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। वीरेंद्र और पूजा के प्यार और साजिश की बलि चढ़ा बेचारा मनीष, जिसका गुनाह सिर्फ यह था कि वह दुनियादारी से ज्यादा वाकिफ नहीं था। वह शादी के पहले ही पत्नी को प्यार करने लगा था। दरअसल मीणा समाज में लड़कियों को जो आज़ादी मिली है वह फैशनेबल कपड़े पहनने और कॉस्मेटिक सामान खरीदने तक ही सीमित है। वे निजी फैसले नहीं ले सकती। अगर पूजा अपने पिता के फैसले का डटकर विरोध करती
तो शायद खुद भी गुनाह से बच जाती और वीरेंद्र को भी बचा लेती। उसकी बेवकूफ़ी ने 3 परिवारों को ले डूबी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, किसी वजह से हम स्टोरी नहीं अपलोड कर पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं।